नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका, जिसमें आज हम देश में होने वाले भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को केंद्र में रखकर बात करेंगे। एआई के महत्व, चुनौतियों और सरकार की इसको लेकर बनाई गई नीति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट में इसकी घोषणा की थी और वही इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की थीम और फोकस 3 मूल सिद्धांतों पर आधारित होगी: पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। बात करेंगे विशेषज्ञों से। प्रोफेसर हुजूर सरन, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग, IIT दिल्ली, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, इंटिक AI भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उत्पल। डॉक्टर उत्पल, कितना महत्वपूर्ण है भारत में एआई इम्पैक्ट समिट होना? और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एआई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और लगातार उस पर निवेश भी किया जा रहा है। तो एआई इम्पैक्ट समिट जो है, तो इम्पैक्ट वर्ड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एआई समिट नहीं है। ये हम लोग एआई को एज ए ऑटोमेशन टूल नहीं, हम वो क्या इम्पैक्ट, क्या आउटकम लेके आ सकता है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, जैसे कि हेल्थ केयर एंड मेडिसिन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इसमें क्या लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर वो इम्पैक्ट को हम लोग दर्शाएंगे। सो जो 300 से अधिक जो स्टार्टअप इसमें भाग ले रहा है, उसमें भी ये खाली डेमो के लिए नहीं, वो लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि उनका जो एप्लीकेशन उन लोगों ने बनाया है, एआई एप्लीकेशन, उसमें क्या इम्पैक्ट ला रहा है, सोसाइटी के लिए क्या इम्पैक्ट ला रहा है। और ये जो समिट है, ये जो ग्लोबल साउथ है, इसके लिए एक बहुत बड़ी समिट है, बिकॉज अभी तक के जितना भी एआई का समिट होता है, वो जो वेस्ट है उसको दर्शाते हैं, उनका कैपेबिलिटीज, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसको दर्शाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार पहली टाइम साउथ ईस्ट एशिया में कुछ एक ऐसा समिट हो रहा है जिसमें कि पॉलिसी से लेके गवर्नेंस तक, इथिक्स तक, एंड रिस्पॉन्सिबल एआई जो हम लोग बोलते हैं, ये सब कुछ ग्लोबल साउथ के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं और इम्पैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, रादर देन कि कोई एक टॉय प्रोजेक्ट या हम लोग जो बोलते हैं खिलौना प्रोजेक्ट, उसके ऊपर नहीं, कि एआई क्या इम्पैक्ट ला सकता है हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए। प्रोफेसर सरन, अगर बात करें वैश्विक जो है मापदंड पे, भारत जो है एआई के क्षेत्र में कहाँ पर है, तो माना जा रहा है कि तीसरा प्रतिस्पर्धी देश भारत है। और क्या कुछ इन्वेस्ट कर रहा है भारत? अगर उसके आंकड़ों पर नज़र डालें तो इंडिया एआई मिशन के लिए 5 वर्षों के दौरान 10,300 से भी ज़्यादा करोड़ आवंटित किए गए हैं, 38,000 GPU तैनात किए गए हैं और प्रौद्योगिकी और एआई इकोसिस्टम में इस वक्त 60 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्व की बात करें तो $280 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आपका क्या कहना है? ये बातें तो आपने जो कही सभी बहुत अच्छी हैं कि भारत इसमें बहुत आगे बढ़ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में बहुत इनिशिएटिव भारत ले रहा है इन चीज़ों में। पर अगर आप दूसरी तरह से देखें कि कितना इनिशिएटिव कुछ अमेरिका ले रहा है या चीन ले रहा है, तो फिर भी ये फिगर उनसे बहुत कम है अभी। तो इसके लिए इसमें हमें और भी इन्वेस्ट करना है। अब हम इतने रिच देश तो है नहीं कि हम इतना कर भी सकते हैं, तो हमें उसको बहुत सोच समझ के, जिस चीज से आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा हो पाए और जिसमें हमारी जो जो भी हम नई चीजें करें वो उसका लोगों को फायदा हो। क्योंकि 2 बातें हैं। एक है कि एआई के जो जिनको कहते हैं फंडामेंटल मॉडल्स, जैसे आपने देखा ये जेमिनी है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, 5-7 बड़े बड़े मॉडल हैं जिनको बनाने के लिए बहुत खर्चा होता है।
इंडिया का भी एक ऐसा मॉडल होना चाहिए, सॉवरेन एआई मॉडल, उस पर भी काम हो रहा है देश में। पर उसके अलावा मोर ज्यादा लोग इसमें लगेंगे कि ये एआई आपके पास एक लेवल का बन गया तो इसको एक आदमी कैसे यूज कर रहा है, किस, जैसे आपने बोला कोई आदमी दिखाना जाता है पेशेंट को, उसमें डॉक्टर की कैसे मदद हो सकती है। आप देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर इतना बिजी है, किसी पेशेंट को 2-4 मिनट से ज्यादा दे नहीं पाता, तो क्या एआई उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है? राइट, उसको जी हेल्प कर सकता है कि वो ज्यादा जल्दी से डायग्नोसिस कर पाए, आधा काम एआई कर दे, फिर डॉक्टर पूरी चीज एक बार रिव्यू करे और डिसीजन दे दे। इस तरह की चीजों पे हम लोगों को काम करने का मौका है, और इसीलिए इसमें जो वर्ड नया डाला गया इस समिट में, पिछले फ्रांस वाले समिट से, वो है इम्पैक्टफुल, यानी कि प्रभावशाली। तो वो एक एंगल पे कोशिश हो रही है कि दुनिया की दृष्टि प्रभाव पे एआई के, जिससे कि वो सांस्कृतिक विविधता को सम्मान करने वाली मानव केंद्रित एआई बने, जलवायु और पर्यावरण की रक्षा करती हुई एआई बने। यही जो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, तीन जो पिलर रखे हैं, इसीलिए रखे गए। जी। अगर बात करें डॉक्टर उत्पल, ये फंडामेंटल मॉडल की बात यहाँ पर कही है प्रोफेसर हुजूर सरन ने, और उन्होंने ये भी आशा व्यक्त की है कि भारत को भी जो है इस तरीके के मॉडल पर काम करना चाहिए, तेज़ गति से काम करना चाहिए। काम तो शुरू हो चुका है। अगर बात करें इंडिक एआई, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी भूमिका क्या है? क्योंकि आईआईटी दिल्ली भी अपनी भूमिका निभा रहा है और आप जैसी संस्थाओं को भी भूमिका निभानी चाहिए या निभा रही हैं। तो अगर हम जानना चाहें कि आपकी संस्था की क्या भूमिका है इस क्षेत्र में, क्या इनपुट दे पा रहे हैं एआई के क्षेत्र में भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए? हाँ जी, तो पहले तो कि फाउंडेशनल मॉडल जो हम लोग बोलते हैं कि एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी बोलते हैं, जो कि जीपीटी या जेमिनी या डीपसीक के तरह हो। तो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इधर, एटलीस्ट 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रहे हैं और आगे भी बढ़ चुका है बहुत हद तक के। हालांकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये हर एक काम के लिए नहीं है। मतलब हम लोग जब भी हाइपर ऑटोमेशन की बात करेंगे या ऑटोमेशन की बात करेंगे या इंटेलिजेंस ऑटोमेशन या कॉग्निटिव ऑटोमेशन की बात करेंगे, तभी मेरे ख्याल से जो छोटा मॉडल है जो कि डोमेन स्पेसिफिक है, कोई एक क्षेत्र में वो मॉडल अच्छा काम करता है, तो वो सब मॉडल एक्चुअली भविष्य में काम आने वाला है। और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम लोग एक इनिशिएटिव है गहना करके, गहना इनिशिएटिव, मतलब ये तो गहना शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव आर्किटेक्चर फॉर हाइपर लोकलाइज्ड न्यूरल असिस्टेंस। तो इसमें जो हाइपर लोकलाइज्ड जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ मॉडल्स बना रहे हैं, छोटे मॉडल्स इंडिया के लिए, सोवरेन मॉडल जो कि डोमेन स्पेसिफिक है। और कोई एक, जैसे कि बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग का एक कोई मॉडल, उसको उसको कोई एक मतलब बैंकिंग का ही नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको एक कोई गाना लिखना आना चाहिए जो जो कि चैट जीपीटी है, वो जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से भारत का भविष्य है कि हम लोग छोटा मॉडल बनाएं, बहुत ही पावरफुल मॉडल बनाएं, और वो मॉडल सबको, आजकल जो एआई एजेंट्स है, क्योंकि अभी एआई एजेंट्स का जमाना आ गया है, क्योंकि सब कुछ हम लोग ऑटोमेशन जो कर रहे हैं वो एआई एजेंट से कर रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन एजेंट जैसा ही है कुछ हद तक के। जी तो उस ये छोटी छोटी जो मॉडल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और हम लोग भी गहना जो इनिशिएटिव उसके तहत वही कर रहे हैं। तो हम लोग एक मॉडल रिलीज किया आईआईटी बॉम्बे में, जो कि गहना साइबर माइंड करके था, जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। ओके, ये साइबर सिक्योरिटी का जो अलर्ट्स आता है, बिकॉज हम लोग जैसे कि बहुत कुछ एआई पे काम कर रहे हैं, डिजिटल पे काम कर रहे हैं,
लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है ये सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अभी जो साइबर क्रिमिनल है उनको भी उतना ही मौका मिल गया है कि अटैक करने के लिए और ये करने के लिए। तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो ये मॉडल जो है उसके ऊपर काम करते हैं हम लोग। और भी एक नए मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको गहना एडुपाथ बोलते हैं। तो ये एडुपाथ क्या है कि ये जो कैरियर गाइडेंस है स्टूडेंट सबको दे पाएगा कि जैसे कि बहुत हमारा स्टूडेंट्स अभी निकल के आ रहा है क्लास 10-12 कंप्लीट करके या अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके, इन लोग को एक सही दिशा देने देने के लिए कि कौन सा टाइप ऑफ स्किल, कौन सा टाइप ऑफ एजुकेशन लेना चाहिए सो दैट कि वो लोग को जॉब भी मिले या वो लोग एंटरप्रेन्योर भी बन सके, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से के लिए हम लोग ही नहीं, इंडिया में कोई स्टार्टअप्स है जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है। प्रोफेसर सरन, ये बहुत ही सही बात कही है कि छोटे मॉडल होने चाहिए और स्पेसिफिक मॉडल होने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? एक बात, और आईआईटी दिल्ली की तरफ जो है पूरा देश हमेशा देखा करता है विशेष रूप से तकनीक से जुड़े हुए विषयों को लेकर। तो आईआईटी दिल्ली जो है एआई के क्षेत्र में भारत को शक्ति बनाने के लिए क्या कुछ कर रहा है? तो पहला जो बात बोला हमारे को पैनलिस्ट ने कि स्मॉल एआई मॉडल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या डोमेन स्पेसिफिक मॉडल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोलेंगे कि एक डॉक्टर के लिए एक्सरे इमेजेस हैं, इसको रिव्यू करके बताओ कि ये इमेज में क्या हो रहा है, या आई की इमेज ली आइरिस की, बताओ कि इसको कहीं ग्लूकोमा तो नहीं है, तो ये बिल्कुल डोमेन स्पेसिफिक मॉडल में होगा। ये एलएलएम में थोड़ी आप चैट जीपीटी को थोड़ी पूछेंगे वो इमेज देके। तो स्पेसिफिक मॉडल फॉर स्पेसिफिक चीजें जो जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर भी कम होते हैं और उसको ट्रेनिंग करने का खर्चा भी कम होता है, लेकिन उसमें इंडिया स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है आपको कि आपने भारत के लोगों और वो भी कई कई रीजन के लोगों की आपने डेटा लिया, तो उस हिसाब से आप उस रीजन के लोग का ज्यादा बेटर बता पाएंगे। नहीं तो आप वेस्ट का डेटा लाके यहाँ लगाएंगे तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे जीन थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, हमारे खाने का स्टाइल फर्क होता है। तो मेडिकल और कई एप्लीकेशंस में हमें बिल्कुल जिसको कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक मॉडल बिल्कुल ही चाहिए, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये सब में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की इसमें जरूरत भी। दूसरा, आपने जो पूछा कि आईआईटी दिल्ली क्या कर रहा है, तो 2-3 साल पहले हमने एक स्कूल ऑफ एआई, जिसको हम यार्डी स्कूल ऑफ एआई शुरू किया, उसमें मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए। एक हमने काफी मिनिस्ट्री सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत हमें 150 करोड़ के करीब की ग्रांट मिली, जिससे हम एक बड़ा भारी एआई का डेटा सेंटर बना रहे हैं, बन गया। इनफैक्ट उसका उद्घाटन अभी अगले महीने होने वाला है सोनीपत में। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं टू एनेबल, और इसके ऊपर हमारे जो अलग अलग प्रोफेसर लोग हैं वो हेल्थ केयर में जी, और बाकी एजुकेशन में और ऐसी चीजों में जिसमें इस एआई का इम्पैक्ट हमारे लोगों पे आए, उस पे अलग अलग अनुसंधान चल रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप है, उसमें कुछ रिसर्च फंडिंग भी हमें एआई मिशन से मिली है। तो ये सब एक्टिविटीज आईआईटी दिल्ली कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ डॉक्टर उत्पल, जैसे कि मैंने शुरुआत में थोड़े से आंकड़े पेश किए कि 5 बरस में जो है कितना कुछ इन्वेस्ट किया है, और भारत लगातार जो है किस तरीके से एआई की शक्ति बनने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इस बजट की, इस बजट में क्या आपको लगता है कि एआई को विशेष तवज्जो देनी चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है वर्तमान स्थिति जो है, या कह सकते हैं आने वाला समय जो है एआई ड्रिवन होने वाला है, तो इसके लिए विशेष आवंटन होना चाहिए इस बजट के दौरान? जरूर, मेरे ख्याल से एआई अभी कोई वर्टिकल रहा नहीं। मतलब ये तो एक हॉरिजॉन्टल बन गया है, जैसे कि हर एक क्षेत्र में, इवन कि हमारा लाइफ में भी एआई अभी इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे तो ये मेरा पर्सनल ये है, मुझे तो चाहिए, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को एआई के लिए एक सेपरेट बजट होना चाहिए जो कि एआई रिसर्च के लिए हो। और ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या एआई का खाली एज ए यूजर रह जाएंगे, या हम लोग खाली एआई एप्लीकेशन बनाएंगे, कि एआई
में हम लोग एक्चुअली रिसर्च करके कुछ ऐसा नया कुछ चीज़ बनाएंगे जो कि आज अमेरिका, जो कि आज चाइना कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ मेरे ख्याल से हमारे ये कल्चर डेवलप होना चाहिए। और ये कल्चर के साथ साथ डेफिनेटली गवर्नमेंट का फंडिंग चाहिए, वो एनकरेजमेंट चाहिए रिसर्चर को, जो कि अनुसंधान कर सके उसके तहत। तो ये जरूरी है। हम लोग अगर एआई इकोसिस्टम का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हम भविष्य का एआई सुपर पावर या पावर हाउस अगर बनना चाहते हैं, तो इसमें एआई का रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये चीज़ें एआई के लिए, एआई थोड़ा सा खर्चीला चीज़ है। इसमें ट्रेनिंग के लिए बहुत कंप्यूट का ज़रूरत होता है। इसमें डेटा प्रिपरेशन के लिए बहुत फंडिंग का ज़रूरत होता है। इसका रिसोर्सेस, जो अच्छा रिसोर्सेस है वो मिलना मुश्किल है। अगर रिसोर्सेज मिल भी गया तो उसका जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि अगर इंडिया को एआई गुरु, एआई सुपर पावर, या जो भी बोले, एआई पावर हाउस हम लोग अगर बनना चाहते हैं, या ग्लोबल साउथ का भी बनना चाहते हैं, तो हम लोग को एआई के लिए एक अलग से फंडिंग का रखना जरूरी है। जी हाँ, अगर एक मोटे आंकड़े जो है हमने साझा भी किए हैं शुरुआत में ही, वर्ष 2035 तक एआई भारत की अर्थव्यवस्था में जो है 1.7 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। एक मोटा जो है आंकड़ा सामने आया है। देश में 1800 से अधिक वैश्विक क्षमता वाले केंद्र हैं, जिनमें 500 से अधिक एआई पर आधारित हैं या केंद्रित हैं, और भारत में लगभग 1.8 लाख स्टार्टअप्स हैं। और पिछले वर्ष लॉन्च हुए नए स्टार्टअप्स में से लगभग 90% ने अपने उत्पादों या सेवाओं में एआई का उपयोग किया है। आपने जैसा कि पहले कहा प्रोफेसर सरन कि हम लोग प्रतिस्पर्धी देशों में तीसरे नंबर पर हैं एआई के क्षेत्र में, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो भी आपने कहा कि चीन और अमेरिका की तुलना में फिर भी हम पीछे हैं। तो क्या उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें जो है कॉरपोरेट जगत को भी आमंत्रित करना होगा? जी बिल्कुल। आप अगर आंकड़े देखें तो अगर आप देखें R&D टोटल में कितना परसेंटेज एक देश स्पेंड करता है, तो आई थिंक अमेरिका और चीन, आजकल है शायद चीन 2.5-3% अपने जीडीपी का स्पेंड करता है, और अमेरिका शायद 2-2.5% पड़ता है, जबकि हम आधा परसेंट 0.6% के करीब करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इवन हमारी जीडीपी भी कम है उन लोगों से, और उसमें उसका भी हम एक बहुत छोटा हिस्सा R&D पे स्पेंड करते हैं। और ये जो फिगर हम ले रहे हैं 0.6, ये सारे कॉरपोरेट जगत की R&D और सरकार जितना भी R&D फंडिंग करती है, टोटल ऑल ओवर ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट जस्ट एआई बट ऑल साइंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हमारा फंडिंग ओवरऑल अगर हम इस देश को देखें तो इस उसका रिजल्ट ये है कि हमारा कॉर्पोरेट जगत भी यही पसंद करता है कि टेक्नोलॉजी लाइसेंस कर लो, यहां कौन जनरेट करेगा टेक्नोलॉजी। मतलब ये टेंडेंसी पुराने जमाने से रही है, क्योंकि खर्चा टेक्नोलॉजी बनाने में तो लगता है और कई साल भी लगते हैं, एक दिन में तो कोई नई टेक्नोलॉजी बनती नहीं है। आप देखिए कि चीन ने पिछले 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तब आज वो ईवी में भी आ गए हैं, एआई में भी टक्कर दे रहे हैं दुनिया को। हम भी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पास भगवान की कृपा से बहुत लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत डायनेमिक और एंटरप्रेन्योर लोग हैं, यही लोग बाहर जाके क्या क्या कर रहे हैं। तो हम अगर उनको प्रोत्साहन देंगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट में बोथ कॉरपोरेट सेक्टर में एज वेल एज जो भी भारत सरकार कर सकती है, दोनों तरह से करना पड़ेगा। जो फंडामेंटल रिसर्च है जिसका पैसा बनना शुरू 2-4 साल में मुश्किल है, वो तो सरकार करती है, बट कॉरपोरेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। 2-3 साल तक इन्वेस्ट करें, उसके बाद रिजल्ट आएगा। अपने एरिया में इन्वेस्ट करें। मैं तो ये कहता हूं, आप 1-1.5 साल में देखेंगे एक छोटा सा टॉय भी होगा ना घर में, जो बच्चे के लिए टॉय भी होगा, उसमें भी एआई एम्बेडेड होगा। वो आपसे बात करेगा, वो आपको पहचानेगा, राइट, जी आपसे जोक करेगा। ऐसे नहीं तो टॉय बिकेगा ही नहीं, राइट। यही चीज हर प्रोडक्ट में होगी। जो आप प्रोडक्ट आज बना रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट ना करके उसमें एआई नहीं डालेगा, सोचेगा नहीं मैं कैसे एआई से इसको बेनिफिट करूं, तो 3 साल बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा, उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इनोवेशन करना बहुत जरूरी है।
ये मेरा विचार है। ऑफ कोर्स मैं कोई कॉर्पोरेट का आदमी नहीं हूं, तो मुझे हर चीज नहीं पता है इस बारे में। मैं तो एक प्रोफेसर की तरह से अपना विचार प्रकट कर जी, रहा हूं। डॉक्टर चक्रवर्ती, ये यहाँ पर कहा गया कि चीन और अमेरिका जो है तकनीक पर बहुत खर्च करते हैं, R&D पर विशेष रूप से उनका ज़्यादा जोर रहता है। उसकी वजह यह भी है कि अभी तक ये दोनों देश जो हैं वैश्विक रूप से पहले और दूसरे नंबर की इकोनॉमी हैं, मतलब हम भी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उस पैरामीटर पर पहुंचने में थोड़ा सा, अगर इस गति से भी चलेंगे तो थोड़ा सा समय लगने वाला है। तो R&D पर खर्च करने के लिए, AI पर और ज़्यादा खर्च करने के लिए हमें और कौन से रास्ते अपनाने चाहिए? मुझे लगता है एक तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कल्चर भी जरूरी है। अगर आप USA या चाइना का बात करें, तो वो लोगों ने ये कल्चर तैयार करने का जो काम है, ये किया है। तो उन लोगों के पास ये रिसर्च कल्चर है, इनोवेशन लाने का कल्चर है, और ये छोटी छोटी चीज में, और ये खाली AI के क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में वो लोग किया है। और इसमें जो जो योगदान है, ये योगदान उन लोगों का एकेडमिया, जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनका है, कॉरपोरेट्स का है, कॉरपोरेट्स का भी बहुत बड़ा है ये करके, और उन लोगों का भी जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसका भी बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा ही एक मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल कॉम्प्लीटली वही मॉडल नहीं, क्योंकि हम लोग कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग तीन चीज़ों में काम करें। एक है कि हमारा जो इनोवेशन और रिसर्च का कल्चर है, वो कल्चर डेवलप करें। दूसरा ये है कि हम लोग जो रिसर्च में, इनोवेशन में जो फंड है, वो फंड हम बढ़ा दें, वो फंड को ज़्यादा करें। तीसरा चीज़ ये है कि हम लोग जो ये कोलाबोरेशन है, इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट, ये जो स्टार्टअप, सबका जो कोलाबोरेशन है, ये मीनिंगफुल आउटकम ओरिएंटेड कोलाबोरेशन करे। ऐसा नहीं कि पेपर में ही खाली रह जाए और फोटो खींच के हम लोग फोटो में ही रह जाए। कोलाबोरेशन, वो कोलाबोरेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, कोलाबोरेशन के तहत काम होना चाहिए। वो काम को हम लोग टाइम टू टाइम, तो वो ये एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो कि आज अमेरिका या चाइना के अंदर आ गया है, उन लोगों का स्टार्टअप या उन लोगों का AI का जितना भी रिसर्चर है, उसके अंदर वो कंपटीशन, वो कल्चर, वो अगर आ जाए मेरे ख्याल से, तो भारत को मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा दिन लगेगा नंबर 1-2 में आने के लिए। ये भारत AI इम्पैक्ट समिट जो संभावित है फरवरी में, उसमें पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस जो है उस पर फोकस रहेगा। यानी कि इन क्षेत्रों में कैसे जो है सकारात्मक रूप से AI का इस्तेमाल हो सकता है, उस पर फोकस रखा जाएगा, उस पर जो है चर्चा की जाएगी और कुछ निर्णय भी होंगे। लेकिन जो जानकार लोग हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि AI टूल है और जैसा इसके इस्तेमाल करेंगे वैसे ही उसके परिणाम आएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन कुछ जानकारों का ये मानना है कि जो प्रारंभिक अवस्था है AI की, उसमें तो टूल के तौर पर काम करेगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि AI खुद भी सोचने लगेगा और एक्शन करने लगेगा। क्या ऐसी चुनौतीपूर्ण जो है समस्या भी आने वाली हैं AI को लेकर? उसको लेकर क्या कहना है आपका प्रोफेसर सरन? जी, ऐसा है कि अनुमान तो बहुत चीजें की जा सकती हैं, रियलिटी क्या होगा बड़ा मुश्किल है आज के दिन किसी को भी कहना। नहीं, ये अनुमान मैं बता दूं तो जॉन मैकार्थी, जो कि अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी माना जाता है, अंतिम समय में उन्होंने भी इस बात की आशंका प्रकट की थी। नहीं जी, अभी भी जो जेफरी हिंटन है, वो भी, अगर आप आजकल जो भी AI में हो रहा है, LLM का जो भी काम ट्रांसफॉर्मर मॉडल का हुआ, ही वाज वन ऑफ द, वो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था और वो गूगल में बहुत समय तक थे। अभी 1-2 साल पहले उन्होंने छोड़ा है। वो भी बड़े कंसर्न है कि AI की सेफ्टी, क्या ये मिसयूज हो जाए, क्या ये पूरा खतरा ना, हमारे लिए, लोगों के लिए खतरा ना फॉर्म कर जाए। ये सब डर जरूर है और मैं इसका जवाब दे नहीं सकता कि ये होगा या ना होगा। राइट, ये एक चीज है जिसके लिए, इसीलिए दूसरी चीज जो इस समिट में और पिछले में भी थी, वो सेफ AI की बात की है कि AI को कैसे सेफ रखा जाए, एथिकल रखा जाए
और उसमें बायस ना हो कि वो, मतलब कई बार जो एआई ट्रेन होती है जैसे विदेशी मुल्क में, तो वो इम्प्लिसिटली उसमें जो भी बायस उन लोगों के होते हैं वो आ जाते हैं। ट्रेनिंग का जो डेटा होता है उससे जो बायस होता है कि भाई वो हमेशा आपको गोरे लोग ही दिखाएगा, हिंदुस्तानी या और देशों के लोग नहीं दिखाएगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, तो इसको एआई बायस भी कहते हैं। तो एआई एथिक्स, एआई बायस और एआई सेफ्टी, तीनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब एआई डेवलप कर रहे हैं उसको हम ऐसा नहीं कि भाई ये टेक्नोलॉजी है बहुत पावरफुल है वाह वाह, बट उसके लिए हमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिस्क है वो बिल्कुल है। ये आशंका के कोई चीज इतनी पावरफुल बन जाए। आप देख रहे हैं कि वॉर में ऑलरेडी जो ड्रोन वगैरह, अलग अलग वॉर्स में जिसकी न्यूज आप पढ़ते हैं, ड्रोन कितना पहले कुछ भी नहीं था, अब सारी वॉर ही ड्रोनों से हो रही है। जी जी, और ड्रोन क्योंकि एआई से आशंका कंट्रोल हो इसलिए रहे हैं। भी सामने आई है ये, क्योंकि हाल ही में एआई ने नेगेटिव मोड में 40,000 रासायनिक हथियार बना डाले। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर एनबीसी जो है वो एक चीज़ पर काम कर रहा था, और जब नेगेटिव मोड में डाला गया तब रासायनिक हथियार इतनी बड़ी मात्रा में बना लेना, ये जो है पूरी इंसानियत के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। और माना यह जाए कि भारत एआई इम्पैक्ट समिट में इस विषय पर भी, इसके नकारात्मक इस्तेमाल और प्रभाव पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, और इसका इंसानियत को लेकर और पर्यावरण को लेकर किस तरीके से सार्थक इस्तेमाल किया जा सकता है उस पर भी चर्चा होगी, और कुछ अच्छा जो है निष्कर्ष निकल कर आएगा। प्रोफेसर हुजूर सरन आपका और डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती आपका हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।